मानचित्रण के टॉपिक में आज हम लोग भारत के मानचित्रण की शुरुआत करने वाले हैं और इंडिया के मैपिंग में हम देखेंगे कि भारत में कौन-कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन सी भारत की ऊंची चोटियां हैं, कौन-कौन से दर्रे हैं, कौन से ग्लेशियर हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, भारत की प्रमुख घाटियां कौन सी हैं तथा इन भौतिक जो अवस्थितियां हैं, इन भौतिक अवस्थितियों का महत्व क्या है? इन बिंदुओं के बारे में विस्तार के साथ विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले अब हमें यह जानना है कि भारत की अवस्थिति क्या है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? या भारत की उपस्थिति किस गोलार्ध में है? यह उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत की अवस्थिति या लोकेशन ऑफ इंडिया। आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के टॉपिक में यह समझाया गया है कि जब भी हम किसी देश के अवस्थिति की चर्चा करते हैं, तो उस देश के अवस्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। तो जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बातें करते हैं, तो पृथ्वी पर एक 0 डिग्री देशांतर रेखा की चर्चा करते हैं। यह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसे जीएमटी कहा जाता है, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इस रेखा के पूरब में उपस्थित जो प्रदेश है, उसे पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम में उपस्थित जो प्रदेश है, उसे पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया जाता है। इस आधार पे अगर हम भारत को देखें, मैप में आप देखिएगा, ये भारत है, इंडिया। तो 0 डिग्री जीएमटी के पूरब में भारत उपस्थित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हम भारत की बातें करेंगे, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। इसी तरह अगर हम देशांतर के बाद अक्षांश रेखा ड्रॉ करें, तो समझिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। आप इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न यह उठा कि अगर यह भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वर्गीकृत करती है। उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित जो देश हैं, उन्हें उत्तरी गोलार्ध के देश कहा जाता है। विषुवत रेखा के दक्षिण में उपस्थित जो देश हैं, इन्हें दक्षिणी गोलार्ध के देश की संज्ञा दी जाती है। भारत को अगर देखें, तो भारत की जो उपस्थिति है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो हम बोलेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित आपका देश है। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ, भारत पूर्वी गोलार्ध में है और अगर हम अक्षांश की सहायता लें, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। अब हमें ये जानना है कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है। तो सबसे पहले समझिए, अगर हम अक्षांशी विस्तार की बातें करें, तो आप समझिएगा, यहाँ पे ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इधर कहीं समझिए, ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे जीएमटी कहते हैं। समझिए, तो 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पूर्व में जाते हैं, तो भारत का यह जो क्षेत्र है, यह पश्चिमी अक्षांश है। तो ये पश्चिमी जो अक्षांश है, जो वास्तव में 0 डिग्री देशांतर की पूरब है, तो इसे हम पूर्वी देशांतर कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम जीएमटी कहते हैं, अगर हम भारत के उपस्थिति को देखें, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है। इसका तात्पर्य हुआ कि पश्चिमी जो बिंदु होगा भारत का, वह 0 डिग्री से कुछ डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित होगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का देशांतरी विस्तार देखा, तो 68 डिग्री 7 मिनट मिला। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर
भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बातें करें तो यह आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी बिंदु का जो देशांतरी विस्तार है वह है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, यह भी आपका पूर्वी देशांतर है, तो आप बोलेंगे कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में उपस्थित है। इसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश के अगर हम उत्तर चले और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखें तो सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ये मिलेगा हमें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि यह 37 डिग्री 6 मिनट है। तो आप बोलेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इस प्रकार हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा किया। अब हम चर्चा करने वाले हैं भारत का भारतीय भूभाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको बताया गया था कि जब भी हमें किसी भूभाग का अध्ययन करना होता है तो हम उसे अलग अलग प्रदेश में वर्गीकृत करते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं प्रादेशिक अध्ययन का। प्रश्न ये उठा, अलग अलग प्रदेश में अगर हम वर्गीकृत करेंगे इस वर्गीकरण का आधार क्या होगा? तो वर्गीकरण के आधार कई हो सकते हैं। जैसे हमने भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया। पहला आधार हो सकता है भौतिक विशेषताएं, दूसरा आधार हो सकता है आर्थिक विशेषताएं। इसी तरह अगर हम तीसरे आधार की बातें करें तो तीसरा आधार हो सकता है सांस्कृतिक विशेषताएं, चौथा आधार हो सकता है धार्मिक विशेषताएं। जो भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताओं के आधार पे अगर हम प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं तो उसे भौतिक प्रदेश का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर आर्थिक विशेषताओं को आधार बना करके प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे आर्थिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे आर्थिक प्रदेश में औद्योगिक प्रदेश आ सकता है, कृषि प्रदेश आता है, बंदरगाह प्रदेश आता है। तो आप बोलेंगे कि आर्थिक विशेषताओं वाले प्रदेश को हम आर्थिक प्रदेश का नाम देते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक विशेषताएं से संपन्न जो प्रदेश होता है उसे हम सांस्कृतिक प्रदेश बोलेंगे। इसी तरह धार्मिक विशेषताओं वाले प्रदेश को धार्मिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। हम यहाँ पे भारत का अध्ययन अभी जो करने जा रहे हैं वो भौतिक विशेषताओं के आधार पर करने जा रहे हैं। अर्थात भौतिक विशेषताओं में हम पर्वत लेंगे, पठार लेंगे, नदी लेंगे, दर्रे लेंगे, ग्लेशियर लेंगे, चोटियां लेंगे। तो हम भारत में अभी इन्हीं विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे भौतिक विशेषताओं में अगर चर्चा किया जाए तो हम पठार की चर्चा करेंगे, पर्वत, नदी घाटियां, दर्रे, दर्रों के साथ साथ हम चोटियों की बातें करेंगे। इसी तरह ग्लेशियर की चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनकी चर्चा करेंगे, इनके बाद समझिए फिर हम क्या करेंगे, आर्थिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे, फिर हम धार्मिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में, इस अध्ययन में सबसे पहले हम जो विस्तार के साथ चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जानेंगे। अब भारत के प्रमुख जो पठार हैं ये कौन कौन से हैं तो समझिए, आप देखेंगे प्रमुख पठारों में हम चर्चा करेंगे मालवा का पठार। मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रदेश है इसे मालवा का पठार कहा जाता है। मालवा के पठार के बाद हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। मैप में आप देखिए यहाँ पे आपको बुंदेलखंड और उसी के बगल में आपको बघेलखंड का पठार दिखेगा। बुंदेलखंड बघेलखंड के बाद आप देखेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पठार जिसे नाम दिया गया है छोटा नागपुर का पठार। तो तीसरे पठार जो इसके बारे में हम जानेंगे वह है छोटा नागपुर
का पठार। इसी तरह हम चर्चा करेंगे उसके बाद शिलांग का पठार। यहाँ पे देखिए मेघालय में इस शिलांग के पठार को मेघालय का पठार भी कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दंडकारण्य का पठार। मैप में आप देखिए यह जो क्षेत्र है इसे दंडकारण्य कहा जाता है। दंडकारण्य के पठार के बाद फिर चर्चा किया जाएगा आपसे तेलंगाना का पठार। तो मैप में आप देखिए यह जो प्रदेश है इसे तेलंगाना का पठार कहते हैं। इसके बाद हम भारत के सबसे प्रमुख पठार की चर्चा करेंगे जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है या दक्कन लावा का पठार। दक्कन के पठार के बाद हम चर्चा करेंगे एक और पठार का जिसकी उपस्थिति दक्कन के पठार के दक्षिण में है। इसे दक्कन के पठार का दक्षिणी भाग भी कहा जाता है। यह है कर्नाटक का पठार। ये भारत के प्रमुख पठार हैं। इन प्रमुख पठारों के बारे में विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब भी हम किसी पठार के बारे में चर्चा करेंगे तो उस पठार के बारे में हमें क्या-क्या जानना है, वे कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है और जो कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सपोज कीजिए हम किसी पठार की बातें कर रहे हैं, मान लीजिए मालवा का पठार। तो अगर हम मालवा के पठार की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या-क्या जानना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन-किन राज्यों में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये जानना होगा कि ये जो मालवा का पठार है, इस पठार के उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसके उत्पत्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी। फिर आपको जानना पड़ेगा कि ये जो पठार है, इस पठार की चट्टानी संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। चट्टानी संरचना के बाद फिर आप चर्चा करेंगे कि इस प्रदेश की जलवायु कैसी है, इस प्रदेश की मृदा व वनस्पति कैसी है। उसके पश्चात हम ये चर्चा करेंगे कि यह जो पठार है, इस पठार पर किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा किया जाएगा कि यह जो पठार है, क्या यह पठार करंट की किसी न्यूज में है। अगर यह करंट की किसी न्यूज में है तो किस कारण से न्यूज में आया, करंट परिस्थितियों में कौन कौन सी वहां पे क्रियाएं की जा रही हैं, इन सभी के बारे में हमें विस्तार के साथ चर्चा करना है। तो ये वो डायमेंशन है जिसको हमें कवर करना है किसी भी एक पठार को लेकर के। तो सबसे पहले हम चर्चा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मालवा के पठार का। तो मालवा का यह जो पठार है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मालवा का पठार मैप में कहां पर है। तो सबसे पहले आपको मानचित्र देखना होगा। जब भी आप मैपिंग के टॉपिक को पढ़ें और देखें तो आप मैप अपने साथ में लेकर के बैठें और मैप में जो जो लोकेशन आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, मैप में उस लोकेशन को पहले देखने का प्रयास करें। मैं अपनी तरफ से छोटे-छोटे मैप बना करके आपको दिखा रहा हूं, फिर भी आप अपने मानचित्र में इसे जरूर देखेंगे। तो मालवा के पठार की बातें करें तो आप देखिए मैप में यह जो पठार है, इसी पठार को नाम दिया गया है मालवा का पठार। तो मालवा के पठार के बारे में कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, मैप को देखने के बाद ही कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब इस मालवा के पठार को आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा मालवा के पठार के दक्षिण में देखिए आपको एक पर्वत मिलेगा। ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्यन। आपके एटलस में लिखा होगा विंध्यन रेंज। और विंध्यन जो रेंज है, विंध्यन जो पर्वत है, यह एक अवरोधक पर्वत का उदाहरण है। इस पठार के जब हम उत्तर और पश्चिम देखते हैं, पॉइंट को समझेंगे बस, उत्तर और पश्चिम मैप में आप देखें तो उत्तर और पश्चिम में आपको एक पर्वत दिखाई देगा और यह जो पर्वत है इसे अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत, ये मालवा का पठार और यहाँ पे ये जो पर्वत है इसे अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है।
यह जो अरावली पर्वत है, वास्तव में यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। यह जो पर्वत है, यह भारत में जल विभाजक के रूप में उपस्थित है। जब आप बातें करते हैं जल विभाजक का, तो जल विभाजक एक ऐसा प्रदेश होता है जो दो अलग अलग नदी तंत्रों के जल को या प्रवाह क्षेत्र को अलग करता है। तो अगर आप इस अरावली पर्वत को देखें, समझिएगा, छोटा सा एक और मैं बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। अरावली पर्वत की पूरब में देखेंगे तो पूरब में यहाँ पे प्रवाहित होने वाली जो नदी है, यह है गंगा नदी तंत्र। तो बोलेंगे कि अरावली पर्वत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक के रूप में उपस्थित है। अब हमें यह जानना है कि यह जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार का विस्तार कहां पर है। तो मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रदेश है, ये इस आपका विस्तार इसका अधिकांशतः मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। कुछ भाग आप देखेंगे तो पश्चिम की तरफ जो भाग है वह गुजरात के साथ टच करता हुआ दिखेगा, लेकिन इसका अधिकांशतः विस्तार मध्य प्रदेश में है। जब इस पठार की हम बातें करते हैं तो याद कीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, इस पूरे के पूरे प्रदेश को एक नाम दिया जाता है और यह प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। अब समझिए, जब प्रायद्वीपीय पठार से मालवा के पठार को हम जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि मालवा का जो पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। तो आप बोलेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो जब हम इस पूरे के पूरे प्रदेश को देखते हैं, समझिएगा, एक छोटा सा और मैं, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, समझिए, ये प्रदेश, ये वास्तव में दक्कन लावा के प्रवाह के नाम से जाना जाता है। अब यह जो दक्कन लावा का प्रवाह है, जिसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर का जो भाग है वही मालवा के पठार के रूप में उपस्थित है। इसका तो बड़ा सीधा सा तात्पर्य यह हुआ, अगर हम दक्कन लावा के पठार के उत्पत्ति की चर्चा करें तो बड़ा सिंपल सा और आसान सा जवाब ये मिलेगा, इसका जो उत्पत्ति हुआ है वह लावा के शीतलीकरण का परिणाम है। शीतलीकरण का तात्पर्य होता है लावा का ठंडा होना। आपको यह पढ़ाया गया है भारत के भूगोल में, और दक्कन लावा के प्रवाह के टॉपिक में डिस्कस किया गया कि क्रिटेशियस युग में भारत के दक्षिणी भाग में लावा का प्रवाह हुआ तथा संपूर्ण प्रायद्वीपीय जो भाग है वह लावा की चट्टानों से तिरोहित हो गया, ढक गया, और इस प्रकार से नए क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे दक्कन क्रम के चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। इसे दक्कन लावा का प्रवाह भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो क्रिटेशियस युग में दक्कन लावा का प्रवाह हुआ था, उसी लावा के प्रवाह के कारण मालवा के पठार की भी उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि दक्कन के पठार की चट्टानी संरचना और मालवा के पठार के चट्टानी संरचना में समरूपता विद्यमान है, समरूपता पाई जाती है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। समझिए, ये है मालवा पठार। अभी आपके साथ यह चर्चा किया गया कि मालवा के पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप सतह पर प्रकट हुए लावा के शीतलीकरण का परिणाम है। इसका तो सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि हम बोलेंगे कि मालवा का जो पठार है यह लावा से निर्मित पठार का उदाहरण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मालवा के पठार की अगर हम चट्टानी संरचना की बातें करें तो ये जो चट्टानें होंगी ये आग्नेय चट्टानें होंगी। समस्या बस एक है, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण भी हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आग्नेय जो चट्टानें हैं, आपको ये भी डिस्कस किया गया, पढ़ाया गया है कि आग्नेय चट्टानें
कठोर चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अपारगम्य चट्टानें होती हैं। क्लियर हुआ? ये इस प्रदेश में पाए जाने वाले चट्टानों की विशेषता है। अगर हम प्रमुख चट्टानों की बातें करें तो प्रमुख चट्टानों में ग्रेनाइट मिलेगा, नीस मिलेगा, इस प्रदेश में क्वार्ट्ज भी मिलता है, शिस्ट मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं। जब इस प्रदेश को हम देखते हैं तो इस प्रदेश के दक्षिण से हमें एक नदी प्रवाहित होती हुई दिखती है। इस नदी को नर्मदा कहते हैं। नर्मदा के दक्षिण में आप देखेंगे तो एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम सतपुरा है, और सतपुरा के दक्षिण में एक नदी आपको प्रवाहित होती हुई पूरब से पश्चिम की तरफ दिखेगी, इसका नाम है ताप्ती नदी। क्लियर हुआ आपका? जब मालवा के प्रदेश में हम नदियों की बातें करते हैं कि मालवा के प्रदेश में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इस प्रदेश में आप मैप में देखेंगे तो बेतवा मिलेगी, दूसरी नदी पार्वती है, तीसरी जो नदी है वो काली सिंध है, चौथी नदी चंबल है। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं और ये प्रमुख नदियां यमुना की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसीलिए ये नदियां अपने प्रवाह के क्रम में अंततः यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। मालवा के पठार में कई नदियां प्रवाहित हो रही हैं। हम जानते हैं कि नदियों का जो भाग है, उन नदियों के भाग में जल की उपलब्धता है, वे घाटी प्रदेश हैं और नदी घाटी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश का उदाहरण होता है। अब ये भी हमने डिस्कस किया कि मालवा का पठार लावा का पठार है, किंतु हमने यह भी चर्चा किया है कि जिन प्रदेशों में लावा की पठारें, लावा की चट्टानें उपस्थित होती हैं, उन चट्टानों में उपस्थित जो मृदा है वह मृदा काली मृदा का उदाहरण होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि मालवा के पठार की जो मृदा है यह काली मृदा की उदाहरण है। काली मृदा को एक और नाम दिया जाता है, इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर जो मृदा है, जो शब्द है रेगुर का तात्पर्य होता है कपास, अर्थात काली मृदा में कपास के उत्पादन के कारण ही काली मृदा को रेगुर मृदा का नाम दिया जाता है। जब हम मालवा के पठार की बातें करते हैं तो और इस पठारी क्षेत्र में शहरों की बातें करते हैं तो एक शहर आपको मिलेगा भोपाल, जो कि बेतवा व पार्वती नदियों के दोआब में उपस्थित है। यहाँ पे आपके सामने एक शब्द आया है दोआब। दोआब का तात्पर्य होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। अब चूंकि यह दोआब दो नदियों के बीच का प्रदेश है, अतः यह अत्यंत ही उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है। यह जो पठार है, इस पठार पे उर्मिल मैदान मिलते हैं जिनमें कहीं छोटी छोटी चपटी पहाड़ियां भी उपस्थित हैं। इस प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियां इसलिए उपस्थित पाई जाती हैं क्योंकि अपर्दन की प्रक्रिया में मुलायम चट्टानें तो शीघ्रता से अपर्दित हो जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टानें शीघ्रता से अपर्दित नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप मैदानों में ये चट्टान छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, टीलों के रूप में उपस्थित होती हैं। मालवा के पठार के अगर उत्तर में देखें, इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी उपस्थित है। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पॉइंट को समझेंगे आप। जब भी हम चंबल नदी की बातें करते हैं तो चंबल नदी अपने अपर्दन के लिए जानी जाती है या अपने अपर्दनात्मक कार्य हेतु प्रसिद्ध है, और इस नदी ने अपने अपर्दन के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया है। प्रश्न ये उठा कि ये बीहड़ क्या होता है, तो बीहड़ देखिए क्या है, ये गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं इनका निर्माण नदियों ने अपने अपर्दन के द्वारा किया है। ठीक है, ये जो बीहड़ है ये वास्तव में नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन का परिणाम होते हैं। अवनलिका अपर्दन को इंग्लिश में गुली इरोजन कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अवनलिका का मतलब होता है गहरी गहरी बड़ी बड़ी नालियां। ठीक है, तो नदियां, चंबल नदी स्पेशली क्या करती है, अपर्दन के द्वारा बड़ी बड़ी गहरी गहरी नालियों का निर्माण करती है। इन गहरी गहरी नालियों को, गड्ढों को ही बीहड़ की संज्ञा दी जाती है। जब इस पठार को हम मैप में देखते हैं, समझिए ये मालवा का पठार है,
मैप को आपको ध्यान से देखना है। मालवा के पठार के अगर आप और पूर्व में देखें तो दो पठार आपको दिखाई देंगे। इस पठार के उत्तर पूर्व में आपको एक बड़ा ही प्रसिद्ध पठार दिखाई देगा जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। यानी कि मालवा के पठार के पूर्व में एक और पठार दिखाई देगा जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि मालवा के पठार के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार उपस्थित है। मालवा का यह जो पठार है, पॉइंट को आप समझेंगे, यह पठार खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां से खनिजों का भी उत्पादन होता है। प्रश्न ये उठा कि किस प्रकार के खनिजों का उत्पादन यहां से किया जाता है। इस पठार से कुछ मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहां से क्वार्ट्ज का उत्पादन किया जाता है। क्वार्ट्ज के साथ साथ कुछ मात्रा में सिलिका का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहां से बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। ठीक, इन खनिजों के लिए मालवा का पठार प्रसिद्ध है। आगे डिस्कस करते हैं। आपको ये चर्चा किया गया कि मालवा का जो पठार है ये एक लावा का पठार है, काली मृदा का क्षेत्र है। प्रश्न ये उठा कि मालवा के पठार पर किस प्रकार के वनस्पति की उपस्थिति है। समझिएगा, तो मालवा के पठार का के क्षेत्र में पर्णपाती वनस्पति है, लेकिन मालवा का जो पठार है इस पठार का कुछ भाग पूरी तरह से वनस्पति विहीन है। समझिएगा, विहीन है, क्योंकि इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है और मानव की क्रियाओं के कारण इस प्रदेश में वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। हमने चर्चा किया कि मालवा का जो पठार है इस पठार में काली मृदा की उपस्थिति के कारण कपास का उत्पादन किया जाता है। अब यह जो पॉइंट को आप समझेंगे, जो कपास है, यह कपास कपड़ा उद्योग हेतु कच्चा माल है। अर्थात एक बात ऐसा लग रहा है कि मालवा के पठारी क्षेत्र में कपड़े उद्योग की स्थापना हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए केवल और केवल कच्चे माल का उपलब्ध होना ही आवश्यक नहीं है। कच्चे माल के अलावा ऊर्जा की आपूर्ति होना, सस्ते मजदूर होना, उन्नत परिवहन का विकास होना, एक बड़े बाजार की उपस्थिति होना, पूंजी का निवेश होना, सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां इत्यादि वो कारक हैं जो कि किसी भी प्रदेश में उद्योग की स्थापना को प्रेरित करते हैं। तो जब हम मालवा के पठार की बातें करते हैं तो इस पठारी प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वह सस्ता मजदूर उपलब्ध करा देती हैं। यह प्रदेश मुंबई से नजदीकी रखता है, महाराष्ट्र से नजदीकी रखता है, तो मुंबई इसके लिए बंदरगाह का कार्य करता है। इस प्रदेश के आसपास अगर हम देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। यह प्रदेश एक बड़े बाजार के रूप में उपस्थित है। इस क्षेत्र को एक उन्नत और बड़े बाजार का लाभ भी प्राप्त था। इन्हीं सबको देखते हुए इस प्रदेश में कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अगर कपड़ा उद्योग स्थापित किया गया तो इस कपड़ा उद्योग का कोई न कोई सेंटर या केंद्र होना चाहिए। इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में उपस्थित जो सेंटर है वह इंदौर के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे इंदौर एक ऐसा शहर है जो भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। मुंबई से इसकी नजदीकियां हैं, तो मुंबई के आधुनिक कल्चर का प्रभाव भी इंदौर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही साथ इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर इसलिए क्योंकि यह कपड़ा उद्योग के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मालवा का यह जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो आप बोलेंगे इस प्रदेश में सहरिया, बावरिया, इस प्रदेश में भील, इस प्रदेश में गूण,
इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। इसीलिए इसे जनजातीय क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन इंदौर पूरी तरह से आधुनिक शहर के रूप में जाना जाता है और आधुनिक शहर के रूप में इसका विकास हुआ है। अब एक बात क्लियर हुआ कि मालवा का जो पठार है, इस पठार में कृषि कार्य भी हो रहे हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां भी की जा रही हैं। इन औद्योगिक गतिविधियों और कृषि कार्यों का इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट हुआ है। कपास के उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति निर्वनीकरण के द्वारा की गई। इसी तरह उद्योगों के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निर्वनीकरण किया गया। इस निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई, जिसमें सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या थी, यह समस्या है पर्यावरण अवनयन, पारिस्थितिकी असंतुलन, जैव विविधता के ह्रास की संभावना। इस क्षेत्र में भी जैव विविधता का लगातार ह्रास होता चला जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के अत्यधिक बढ़ने के कारण नगरीय उष्णद्वीप का विकास होता चला जा रहा है। शहरों का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये इस प्रदेश में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। मालवा के पठार के बाद अब हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले आपको मानचित्र में देखना पड़ेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहाँ पे है। देखिए, आप अपने मैप में देखेंगे, यह है बुंदेलखंड का पठार और दूसरा जो प्रदेश है यह बघेलखंड का पठार है। दोनों पठार आसपास उपस्थित हैं और इन पठारों के अगर पश्चिम में हम देखें तो मालवा का पठार है। आप सीधे बोलेंगे कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार हैं ये मालवा के पठार के पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर उपस्थित हैं। ठीक है, ये तो मैप देख करके हमें पता चला। दूसरा, अगर हम चर्चा करें यहाँ पे कि बुंदेलखंड का पठार, इस पठार का विस्तार कहाँ पर है, पॉइंट को आप समझिएगा। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में होगा और इस पठार का उत्तरी पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश में भी होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में यानी कि उपस्थित क्षेत्र आपका बुंदेलखंड है। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में है तो कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। कई बार चर्चा भी थी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र बुंदेलखंड है, इसको इन दोनों प्रदेशों से काट करके अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ऐसा कई बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा और कई बार इस पे चर्चा हुई भी थी। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है, आप बोलेंगे कि ये पठार भी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी सीमा पर उपस्थित है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है, इस पठार का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो ये जो दोनों पठार हैं, बुंदेलखंड हुआ, बघेलखंड हुआ, मालवा का पठार हुआ, इन पठारों को मध्यवर्ती उच्च भूमि का नाम दिया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो दोनों पठार हैं, इस पठार का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो लोग मानते हैं कि ये दोनों पठार भी लावा के पठार का उदाहरण है। अब हम बुंदेलखंड के पठार की बातें करते हैं। मानचित्र में जब आप बुंदेलखंड के पठार को आप देखोगे तो बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में आपको यहां से ऐसे ये एक नदी प्रवाहित होती हुई दिखेगी। इस नदी को नाम दिया गया है यमुना नदी। पहले आप मैप में देखेंगे यमुना नदी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो पठार है, इस पठार के उत्तर में यमुना नदी का मैदान उपस्थित है। स्पेशली यह जो मैदान है इसे गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। यमुना का जो प्रदेश है उसे यमुना का मैदान और गंगा का जो प्रदेश है उसे गंगा के मैदान का नाम दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पठार है, पॉइंट को समझिएगा, तो आप बोलेंगे कि बुंदेलखंड का जो पठार है, यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि यमुना के मैदान के बाद इसका विस्तार उपस्थित नहीं है। यमुना का जो मैदान है वही इस पठार के उत्तरी सीमा को पूरी तरह से निर्धारित कर देता है। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने अपरदन किया है
और इन नदियों के अपरदन के कारण बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ है और इन गड्ढों को बीहड़ का नाम दिया जाता है। अब ये जो बीहड़ है, पॉइंट को समझिएगा, ये जो बीहड़ है, ये बीहड़ समतल नहीं होते, ये गड्ढे हैं। साथ ही साथ बीहड़ अनउपजाऊ मैदान के उदाहरण होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी नदियां किसी भी प्रदेश में भारी मात्रा में अपरदन करती हैं, तो नदी के अपरदन के द्वारा मृदा की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है और उपजाऊ मृदा अनउपजाऊ मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ही कार्य यमुना और चंबल नदी के द्वारा बुंदेलखंड के पठारी प्रदेश में किया गया है। बुंदेलखंड के पठार की हम चर्चा करें तो हम बोलेंगे यह जो पठार है, यह ग्वालियर तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला हुआ है। ग्वालियर को कहीं कहीं ग्वालियर की पहाड़ियां भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे ग्वालियर का पठार भी कहा जाता है। ऊंचाई इतनी कम है कि इसे पहाड़ी और पठार दोनों कह दिया जाता है। बुंदेलखंड की बातें करें तो ये जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की चट्टानें चट्टानें अपने रूपांतरित स्वरूप में उपस्थित हैं। क्लियर हुआ? लंबी समय अवधि के कारण इन चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो चुका है। आपको बताया गया कि ये लावा का पठार है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रदेश में लावा की चट्टानें होंगी, लेकिन ये लावा की चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं और अपने रूपांतरित स्वरूप में उपस्थित हैं। इस चट्टानों में मुख्यतः नीस चट्टान सर्व प्रमुख है। बुंदेलखंड में उपस्थित जो नीस है उसे बुंदेलखंड नाइस या बुंदेलखंड नीस के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के अगर हम दक्षिण में देखें तो एक पठार आपको मिलेगा। यह जो पठार है इसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब बघेलखंड का जो पठार है, अगर हम देखें इसे, पॉइंट को समझिएगा, तो मैप में आप देखेंगे तो इस पठार के आसपास आपको देखिए ये जो क्षेत्र है आपको बताया गया था, यह एक पर्वत है, इसे विंध्यन रेंज कहा जाता है। इसी तरह मैप में आप देखेंगे तो विंध्यन रेंज के अलावा कैमूर और भारनेर की पहाड़ियां भी आपको मिलेंगी। ये आपको मैप में देखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि विंध्यन श्रेणी के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। बघेलखंड के पठार के उत्तर में आप देखेंगे तो सोनपुर की पहाड़ियां व दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां उपस्थित है। कुछ ऐसे देखेंगे, मान लीजिए यह बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार के उत्तर में यहां पे मान लीजिए आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है सोनपुर की पहाड़ी। इस मैप को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। इसके दक्षिण में एक और पहाड़ी मिलेगी, इसे रामगढ़ की पहाड़ी कहते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड में अगर मृदा की चर्चा किया जाए कि इस प्रदेशों में किस प्रकार की मृदा है, तो सामान्यतः इन प्रदेशों में काली मृदा की उपस्थिति है। लेकिन जिन जिन प्रदेशों में नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियों ने अवसादों का निक्षेपण किया है, उन प्रदेशों में कहीं कहीं कांप मृदा भी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार में अगर हम वनस्पति की बातें करें तो आप बोलेंगे पर्णपाती वनस्पति। इसे आप याद रखेंगे, बघेलखंड एक पठार है। तो आप समझिए, अगर ये पठार है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस पठार की सागर तल से अपनी ऊंचाई होगी। क्लियर हो? तो आप बोलेंगे कि बघेलखंड के मध्य भाग में स्थित ऊंचा भाग पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। बघेलखंड के प्रदेश में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें क्या हैं? ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि इस प्रदेश में वास्तव में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, इसीलिए इस प्रदेश में लावा की चट्टानें हैं और इसके प्रमाण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के अलावा इस भाग में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। अब चूना पत्थर, बलुआ पत्थर बघेलखंड के पठार के पश्चिमी भाग में पाया जाता है तथा ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें इस पठार के पूर्वी भाग में उपस्थित है। इसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार।
जो कि भारत के एक महत्वपूर्ण पठार के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले मैप में अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रदेश है इसी को नाम दिया जाता है छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि यह जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इस पठार के विस्तार की बातें करेंगे तो आपको झारखंड मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा और बिहार का पूर्वी भाग मिलेगा आपको, जो कि झारखंड से सटा हुआ है। इन तीनों राज्यों में अगर इसके अधिकांश विस्तार की बातें किया जाए तो झारखंड राज्य में इस पठार का अधिकांश विस्तार पाया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रदेश आपको बताया गया कि ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अगर हम देखें छोटा नागपुर के साथ इसको जोड़ें तो आप बोलेंगे कि जो छोटा नागपुर है यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगर यह उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यह भी दक्कन के पठार का ही भाग होगा। अगर यह दक्कन के पठार का भाग है तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो उत्पत्ति है, इसके उत्पत्ति में कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया का योगदान होगा जिस प्रक्रिया के द्वारा दक्कन के पठार का उत्पत्ति हुआ है। जब हम छोटा नागपुर के पठारी भाग की बातें करते हैं तो आप समझिएगा, आप देखेंगे तो इस प्रदेश में एक नदी प्रवाहित होती है ऐसे ये, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। तो महानदी के साथ छोटा नागपुर के पठार को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार के दक्षिणी सीमा का निर्धारण महानदी घाटी के द्वारा किया जाता है तथा यह नदी दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो प्रदेश है यहाँ पे ऐसे इस क्षेत्र में आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसे राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो राजमहल की पहाड़ियां, पॉइंट को समझे, ये प्रदेश है आपका यहाँ पे ऐसे। तो राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं या उत्तरी सीमा बनाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार और राजमहल, इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है और इस भ्रंश घाटी में आपको एक नदी प्रवाहित होती हुई दिखेगी जिसका नाम है दामोदर नदी। पॉइंट को आप समझे, ये जो दामोदर नदी है यह दामोदर नदी उत्तर भारत की नदी है। तो जब भी यूपीएससी आपसे ये प्रश्न पूछे या भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी और ऑप्शन में अगर नर्मदा है तो आप नर्मदा को टिक कर दीजिए, क्योंकि नर्मदा का अधिकांश भाग भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है और दामोदर नदी का कुछ भाग भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है। लेकिन स्पेशली जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है तो आप टिक करेंगे दामोदर नदी। जब हम छोटा नागपुर के पठार की चर्चा करते हैं तो यह पठार कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। प्रश्न ये उठा कि वो कौन से पठार हैं जिसमें ये बटा हुआ है, तो आप देखेंगे आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है रांची का पठार। उसी तरह एक और पठार मिलेगा जिसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। आप अपने मानचित्र में रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को आप देखिएगा। जब आप मैप में दामोदर नदी को देखेंगे जिसके बारे में आपको बताया गया कि यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी के उत्तर में अनेक पठार व पहाड़ियों का समूह पाया जाता है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे आपके पठार हैं जो कि इसी छोटा नागपुर के पठार के भाग के रूप में जाने जाते हैं। जब छोटा नागपुर के पठार में शामिल छोटे छोटे पठारों और पर्वतों की बातें करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको पठार जो शामिल है हजारीबाग का पठार, कोडरमा की पहाड़ियां शामिल है। दामोदर नदी के दक्षिण में अगर देखा जाए तो इसके दक्षिण में रांची का पठार उपस्थित है। छोटा नागपुर के पठार की अपनी औसत ऊंचाई होगी, क्योंकि ये पठार है तो सागर तल से इसकी अपनी कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर के आसपास है तथा इस प्रदेश में ग्रेनाइट व नीस जैसी चट्टानें पाई जाती है। पॉइंट को आप समझिए,
नीस और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और जो नीस है यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि छोटा नागपुर के पठार में उपस्थित जो चट्टानें हैं वे कहीं कहीं तो अपने मूल स्वरूप में उपस्थित हैं और कहीं कहीं इन चट्टानों का मूल स्वरूप रूपांतरित हो चुका है और ये चट्टानें अपने रूपांतरित स्वरूप में उपस्थित हैं। चट्टानों के रूपांतरण का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में विगत कई सालों में दाब और तापमान में होने वाला परिवर्तन है। देखिए, जब छोटा नागपुर के पठार की बातें करते हैं तो छोटा नागपुर के अन्य पठारों की तुलना में जब हम रांची के पठार का डिस्कशन करते हैं तो यह पठार लगभग सपाट है। इसी आपके समतल के भूभाग में रांची शहर उपस्थित है। इस नगर से समझिए चारों दिशाओं से नदियां प्रवाहित होती हैं। तो रांची शहर को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करते हैं रांची का पठार, इस रांची के पठार से खनिजों का खनन किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किस किस प्रकार के खनिजों का खनन यहाँ पे किया जाएगा। तो खनिजों के खनन की चर्चा अगर करें तो इस प्रदेश में लौह अयस्क है। लौह अयस्क के अलावा यहाँ पे कुछ मात्रा में मैग्नीज है, निकिल की प्राप्ति होती है, कुछ मात्रा में यहाँ पे क्रोमियम की प्राप्ति होती है। ये इस प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इसी तरह से अगर हजारीबाग के पठार की चर्चा किया जाए तो हजारीबाग के पठार में माइका का उत्पादन होता है या अभ्रक का उत्पादन। इसका यह तात्पर्य हुआ कि छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश से कई प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में आपको डिस्कस किया गया। इस पठार के चारों तरफ से नदियां प्रवाहित होती हैं और हम जानते हैं कि जो नदियां हैं ये पृथ्वी सतह पर अपरदन का सबसे बड़ा कारक हैं और हम ये भी जानते हैं कि नदियां कटाव के द्वारा ऊबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए जब छोटा नागपुर के पठार का सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि यह जो पठार है यह किनारों पर बहुत अधिक कटा फटा है तथा दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी के रूप में उपस्थित है। जब हम दामोदर नदी की बातें करते हैं, समझिए दामोदर नदी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, इन नदियों का जो घाटी प्रदेश है, इस घाटी प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निक्षेपण हुआ। चट्टानें, आपको भारत के चट्टानी संरचना के टॉपिक में यह विस्तार के साथ चर्चा किया गया कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये चट्टानें भारत में कोयला के भंडार के रूप में जानी जाती हैं। भारत के संपूर्ण संचित भंडार का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में संचित है तथा संपूर्ण उत्पादन का 99% कोयले का उत्पादन गोंडवाना समूह की चट्टानों से किया जाता है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है यह कोयले के खनन के लिए जाना जाएगा। जब हम कोयले के खनन की बातें करते हैं तो प्रमुख खदानों में हम रानीगंज और झरिया की बातें करते हैं। रानीगंज और झरिया भारत की प्रमुख कोयले की खदानें हैं और ये खदानें दामोदर नदी घाटी में उपस्थित हैं जहां पर गोंडवाना समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। हमने चर्चा किया कि छोटा नागपुर के पठार में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कई प्रकार के खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। छोटा नागपुर के पठार में उपस्थित अगर खनिजों की चर्चा किया जाए, इन खनिजों में बॉक्साइड है, अभ्रक है, कोयला है, ये प्रमुख खनिजों के रूप में उपस्थित है, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अलावा कुछ गौण खनिज भी हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे क्रोमाइट हुआ, चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना का पत्थर, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर, तांबा इत्यादि इस क्षेत्र में उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं कि छोटा नागपुर का पठार
एक नहीं, एक से अधिक खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। खनिज पदार्थ के अलावा जब हम चर्चा करते हैं इस पठार में किस प्रकार की वनस्पति है, समझिए, तो वनस्पति को डिस्कस करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस प्रदेश में कैसी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें हिमालय पर्वत के समानांतर ये पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में वर्षा भारी होती है। इसीलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों के रूप में सघन वनस्पति पाई जाती है। वनस्पतियों के प्रकार की चर्चा करें तो पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियों की उपस्थिति है। तो आप बोलेंगे कि छोटा नागपुर का पठारी जो प्रदेश है यह वन संपत्ति के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साल, सागौन, जामुन, शीशम, सेलम, बांस इत्यादि के वृक्ष यहाँ पे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो पहाड़ी व नदी घाटियां हैं जहाँ पे जल की उपस्थिति है, उन प्रदेशों में चावल की कृषि भी की जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर के पठार की हम बातें करें तो इस पठार में लौह अयस्क की उपस्थिति है। यहाँ पे क्रोमियम की उपस्थिति है। इस प्रदेश में कोयला की उपस्थिति है। साथ ही साथ नदियों द्वारा स्वच्छ जल प्रवाहित किया जा रहा है। इस पठारी प्रदेश में के पूर्वी भाग में आप देखेंगे कोलकाता जैसे बंदरगाह की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो मुंडा जनजाति का निवास है। क्लियर हुआ आपका? अब ये जो मुंडा जनजाति है, याद रखिएगा, ये इस प्रदेश में सस्ते श्रम उपलब्ध करा देती है। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है यह परिवहन के साधनों के द्वारा कई राज्यों से जुड़ा है। क्लियर? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो दशाएं हैं, ये दशाएं उद्योगों के स्थापना को आकर्षित करती हैं। समझ। इसके अलावा आप देखोगे तो छोटा नागपुर के पठार के पूरब बंगाल उपस्थित है। बिहार को भी आप देखेंगे, ये कृषि प्रदेश है तो कृषि कार्य होते हैं। तो यहाँ पे उद्योगों को आकर्षित करने की पूरी क्षमता है। इसीलिए इस प्रदेश में उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसे पूर्वार्ध का लाभ मिला है। पूर्वार्ध के लाभ की बातें करें तो आप जानते हैं कि जमशेदपुर में जमशेद श्री नवाज टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में टाटा स्टील की स्थापना की गई थी। और आप ये भी जानते हैं कि जमशेदपुर स्टील प्लांट भारत का एक महत्वपूर्ण स्टील प्लांट के रूप में उपस्थित है। तो ये पूर्वार्ध का लाभ है। इसके कारण हुआ क्या कि छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश में एक से अधिक उद्योगों का धीरे धीरे जमावड़ा होने लगा। और यह जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार में हमने चर्चा किया कि एक से अधिक उद्योगों का जमावड़ा होने लगा और इस प्रकार इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ और आज इसे हम नाम देते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। प्रश्न यह उठा कि छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो लौह इस्पात उद्योग है। इसी तरह इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग है, भारी मशीनरी उद्योग, रंग रोधन उद्योग इत्यादि उद्योग यहाँ पे विकसित हुए हैं। क्लियर हुआ? उद्योगों का विकास। अब ये जो उद्योग हैं स्वयं के विकास के साथ अन्य उद्योगों की स्थापना को भी लगातार आकर्षित करते चले जा रहे हैं। प्रश्न ये उठा कि ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार में औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ और औद्योगिक प्रदेश के विकास ने कई प्रकार की समस्याओं को यहाँ पे पैदा किया। जैसे हम चर्चा करें तो निर्वनीकरण की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। इसके अलावा पर्यावरण अवनयन की समस्या। आप जानते हैं कि निर्वनीकरण के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होगी। मृदा का अपरदन होता जाएगा, वायु प्रदूषण की समस्या पैदा होगी, जल प्रदूषण की समस्या पैदा होगी, मृदा की उत्पादन क्षमता लगातार कम होती जाएगी, वैश्विक तापमान में वृद्धि होता जाएगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आप देखेंगे
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जहरीले कोहरे की समस्या, नगरीय उष्मन द्वीप की समस्या, अवशिष्टों की समस्या या अवशिष्टों के निपटारे की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या। जल प्रदूषण में नदी के प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा नदी घाटियों का सूखना, साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया कि इस प्रदेश में झरिया और रानीगंज जैसी कोयले की खदानें हैं, जहां पे कोयले का खनन किया जाता है। झरिया की कोयले के खदान में पिछले 100 वर्षों से आग लगी हुई है। इस आग के कारण जहां एक तरफ संसाधन आपके नष्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो आप ये बोलेंगे कि खदानों में आग लगने की समस्या, ये इस प्रदेश में प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नागपुर का जो प्रदेश है, लगातार इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार होता चला जा रहा है। इसके विस्तार के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरणीय समस्याओं को दूर किया जाए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अपने कदम बढ़ाए जाए और सतत विकास की संकल्पना को लागू करके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण साथ साथ किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, एक समय आएगा कि संसाधन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, फिर आर्थिक विकास कर पाना संभव नहीं होगा। अतः आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ किए जाए।